स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं मसल प्रॉब्लम्स या मसल डिसऑर्डर। मसल डिसऑर्डर का मतलब ये है कि कुछ ऐसी डिस्टर्बेंस हो जाए कि मसल जो अपना नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म कर रहा था यानी कि कॉन्ट्रैक्शन, तो वो जो कॉन्ट्रैक्शन पावर है उसकी वो डिस्टर्ब हो जाए, तो इस चीज़ को हम कहते हैं मसल प्रॉब्लम। तो यहाँ पे मसल प्रॉब्लम 4 मसल प्रॉब्लम का जिक्र है बुक के अंदर। एक हमारे पास उनमें सबसे पहले इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है क्रैम्प्स। क्रैम्प्स क्या है? ये अगर हमारा कोई वॉलंटरी मसल है, अगर वो खुद से कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में चला जाता है, ठीक है, तो इस चीज़ को हम कहते हैं क्रैम्प्स। यहाँ पर सडनली हो जाता है, ये सडन इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन है किसी मसल की। तो इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन के लिए हम एक दूसरा टर्म भी यूज़ कर सकते हैं, स्पाज्म। तो क्रैम्प्स के लिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर हमारी जो वॉलंटरी मसल्स हैं ये स्पाज्म में चले गए हैं, सडनली स्पाज्म में चले गए हैं, तो हमारे पास क्रैम्प्स हैं। ऐसे क्यों हो जाता है हमारी बॉडी में? ये इसलिए हो जाता है कि हम उस मसल को बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ कर रहे थे, हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे थे, कोई इंटेंस एक्सरसाइज कर रहे थे। तो अगर हम इंटेंस एक्सरसाइज करते हैं तो हमने उस मसल को बहुत कॉन्ट्रैक्ट करवाना होता है, तो उसके लिए हमें ज़्यादा मोटर यूनिट्स को कॉन्ट्रैक्ट या उसको एक्टिव करने की ज़रूरत होती है। तो उसमें क्या हो जाता है, जो मोटर यूनिट्स हैं वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं, तो स्टिमुलेटेड स्टेट में चले जाते हैं, क्योंकि बार बार उनको कॉन्ट्रैक्शन का मैसेज मिल रहा होता है, तो उसकी वजह से हमारा मसल भी अफेक्टेड हो जाता है। इसके अलावा हम बात करते हैं डिहाइड्रेशन। अगर हमारी बॉडी के अंदर वाटर का लेवल डाउन हो जाता है तो ये डिफरेंट रिएक्शंस के ऊपर इफेक्ट डाल सकता है, तो जो मसल कॉन्ट्रैक्शन का जो प्रोसेस है तो वो भी अफेक्टेड हो जाता है, या जो नर्व की नॉर्मल फंक्शनिंग है तो वो भी डिस्टर्ब हो जाती है। इसके अलावा हम बात करते हैं सर्टेन मिनरल्स की डेफिशिएंसी का कि तो यहाँ पे कुछ मिनरल्स हमारी बॉडी में ऐसे हैं जिनकी एक नॉर्मल अमाउंट हमारी बॉडी को चाहिए होती है, हमारे ब्लड को चाहिए होती है, हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को चाहिए होती है। अगर वो मिनरल्स डिप्लीट हो जाते हैं तो उसकी वजह से डिफरेंट डिस्टर्बेंसेस क्रिएट हो जाती हैं, प्रोड्यूस हो जाती हैं। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम। तो अगर ये हमारी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से डिप्लीट हो जाते हैं तो तब भी क्रैम्प्स हो जाते हैं। यहाँ पे हम कैल्शियम की बात करते हैं कि कैल्शियम न्यूरॉन्स की एक नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर कैल्शियम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में नहीं है तो जो न्यूरॉन है वो एक्साइटेबल स्टेट में रहता है, मतलब कि वो स्टिमुलेटेड स्टेट में रहता है। तो अब अगर मोटर न्यूरॉन स्टिमुलेटेड स्टेट में है तो उसने तब भी मैसेज देना होता है उस मसल को जब ज़रूरत नहीं होती है। हमें अगर रिलैक्सेशन की ज़रूरत है और वो कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्शन का मैसेज दे रहा है, क्यों दे रहा है? क्योंकि न्यूरॉन को स्टॉप करने के लिए कैल्शियम मौजूद नहीं है। जो न्यूरॉन है उसकी नॉर्मल फंक्शनिंग को स्टॉप करने के लिए हमें कैल्शियम की ज़रूरत होती है। तो अगर कैल्शियम नहीं होगा तो न्यूरॉन स्टिमुलेटेड स्टेट में रहता है, इसको हम कहते हैं एक्साइटेबिलिटी ऑफ द न्यूरॉन। तो यहाँ पे कैल्शियम की डिप्लीशन से भी हमारे जो न्यूरॉन है वो स्टिमुलेटेड स्टेट में चले जाते हैं। नर्व माल फंक्शन है, जो हम जिस तरह हमने कैल्शियम की बात करी, हमारा जो नर्व है तो वो सही से प्रॉपरली काम नहीं कर पाता है, मतलब कि जब उसने नहीं भी मैसेज देना तो तब भी वो मैसेज देना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि वो स्टिमुलेटेड स्टेट में आ जाता है। इसके अलावा अगर ब्लड सप्लाई नॉर्मल नहीं है, क्योंकि अगर ब्लड वेसल नैरो हो जाता है या किसी और रीज़न की वजह से प्रॉपरली ब्लड नहीं जा पाता हमारे मसल्स की तरफ, तो उसमें डिफरेंट जो आइंस वगैरह हैं तो उसकी अमाउंट नहीं जा पाती हैं हमारी उन पर्टिकुलर एरियाज़ की तरफ, तो वहाँ के मसल्स स्पाज्म में चले जाते हैं। इसके अलावा नर्व सप्लाई अगर नहीं है प्रॉपरली तो तब भी वो मसल स्पाज्म में जा रहे होते हैं। यहाँ पे हम कहते हैं कि ये जो कंडीशन है ये बहुत ज़्यादा कॉमन होती है एथलेट्स में। जो खिलाड़ी हैं, जो स्पोर्ट्समैन हैं, तो उनमें एथलीट्स में बहुत ज़्यादा ये कंडीशन कॉमन होती है, और ये कोई इतनी मतलब ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए क्रैम्प्स में नहीं रहते हैं मसल्स, कुछ टाइम के लिए स्पाज्म में रहते हैं और हम फिर दोबारा से अपनी हालत को दोबारा से नॉर्मल स्टेट में आ जाते हैं। तो ड्यूरेशन ऑफ क्रैम्प्स कितनी होती है, कितने टाइम के लिए मसल्स क्रैम्प्स में रहते हैं? तो फ्यू सेकेंड्स टू फ्यू आवर्स, मतलब कि कुछ टाइम के लिए रहता है और फिर वो दोबारा से ठीक हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे हम कहते हैं कि ये सवेयर हो सकता है लेकिन ज़्यादातर केसेस में नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम कहते हैं कि ये टेम्परेरी है और नॉन डैमेजिंग है, मतलब मसल्स को कोई डैमेज नहीं कर रहा है, जस्ट उसको इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन करवा रहा है उसकी। तो सिम्टम्स में हम कहते हैं कि शदीद किस्म का पेन होता है और इवन कि आप उस मसल को फिर मूव भी नहीं करवा सकते, बहुत ज़्यादा स्टिफ हो जाता है, बहुत हार्ड हो जाता है। तो हमारे पास इसके सिम्टम हो गए। यहाँ पे इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो गई है वॉलंटरी मसल्स की। तो ज़्यादातर जो हमारे मसल्स अफेक्टेड होते हैं वो
कौन से मसल्स होते हैं जो हमारी बॉडी में लॉन्ग मसल्स हैं, जिस तरीके से थाई रीजन के मसल्स हैं या हिप रीजन के जो मसल्स होते हैं तो वो लॉन्ग लॉन्ग होते हैं, इसलिए वहाँ के मसल ज़्यादा इफेक्टेड हो जाते हैं। अब जिस तरीके से हम बात करते हैं काफ मसल्स की, काफ मसल्स हमारे जो लोअर लेग का बैक साइड का पोर्शन है, यहाँ पे जो मसल मौजूद है उसको हम कहते हैं काफ रीजन। तो यहाँ पे जो मसल मौजूद है उसको हमने काफ मसल कह दिया है। तो आपसे जो लोग बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो रात के टाइम मतलब ड्यूरिंग नाइट उनका जो मसल है काफ मसल वो कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में चला जाता है और बहुत सवेयर पेन कॉज कर रहा होता है। तो कुछ टाइम के लिए, कुछ मिनट्स के लिए ये इसी स्टेट में रहता है। तो हमारे पास जो काफ मसल है तो वो भी क्रैम्प्स में जा सकता है। अब यहाँ पे हमने बात की कि रात को क्यों हो जाता है, ज़्यादातर नाइट टाइम में क्यों हो जाता है। तो ये इसलिए हो जाता है कि जब हम सो रहे होते हैं तो उस टाइम हमारे ये जो लेग के मसल है यानी कि काफ मसल तो ये फ्लेक्शन में जा रहा होता है। हमारी बॉडी की पोजीशन कुछ इस किस्म की होती है कि जो काफ मसल है तो वो फ्लेक्शन कंडीशन में होता है, मतलब कि वो कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में होता है। तो इसलिए रात के टाइम हमें ज़्यादा फील हो रहा होता है यही क्रैम्प्स बिकॉज ऑफ द पोजीशन ऑफ आवर लेग्स जब हम सो रहे होते हैं। अच्छा, इसके अलावा इन्होंने बुक में एक एग्जाम्पल लिखी हुई है राइटर क्रैम्प्स। तो ये आपने ऑब्जर्व किया होगा, अगर आप पेपर लिखते हो या आप अपने हाथों से बहुत राइटिंग कर रहे हो तो एक कंडीशन ऐसी आ जाती है जब आपके ये जो हाथ के मसल्स हैं ये काम करना छोड़ देते हैं और स्टिफ हो जाते हैं और कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में मसल चले जाते हैं। तो इसको हम कहते हैं राइटर क्रैम्प्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जो हैंड के मसल्स होते हैं तो वो अपना जो नॉर्मल फंक्शन है उसको परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। फिर आप उसको मूव करवाओगे तो वो मूव नहीं करेगा, बहुत ज़्यादा अकड़ जाएगा। तो ये हमारे पास है राइटर क्रैम्प्स। तो हम यहाँ पे कहते हैं कि क्या करना चाहिए क्रैम्प्स अगर ना हो तो उसके लिए ये करना चाहिए कि जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो उस टाइम आपको कंटिन्यूसली पानी पीना चाहिए ताकि डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम ना हो। इसके अलावा पानी में अगर आप साल्ट ऐड कर लो या अगर आप उसमें कोई और जो मिनरल्स हैं अगर वो ऐड कर दो तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है। अच्छा, इसके अलावा हम कहते हैं कि हमारे पास जो एक्सरसाइज है तो उसमें स्वेटिंग हो जाती है, स्वेटिंग भी हो जाती है। तो उस स्वेटिंग के रिजल्ट में भी हमारी बॉडी से मिनरल्स डिप्लीट हो जाते हैं। तो ये भी एक मतलब एक फैक्टर है मिनरल्स की डिप्लीशन जिसकी वजह से क्रैम्प्स हो जाते हैं। तो इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। हम कैसे अवॉइड करेंगे कि ड्यूरिंग एक्सरसाइज हम कंटिन्यूसली पानी भी पीते रहेंगे और हम मिनरल्स भी लेते रहेंगे तो मसल्स क्रैम्प्स में नहीं जाएंगे। और अगर आपको मसल्स क्रैम्प्स का ज़्यादा सामना करना पड़ता है तो फिर आप सोते वक्त अपने जो काफ मसल्स हैं तो उनको ज़्यादा कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में नहीं लेकर जाओगे, आप उसको रिलैक्स्ड फॉर्म में रखोगे। तो यहाँ पास क्रैम्प्स हो गया। अब हम बात करते हैं एक दूसरा जो इन्होंने डिसऑर्डर एक्सप्लेन किया हुआ है वो है मसल फैटिग। मसल्स का थक जाना, मतलब कि जो मसल है वो नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था, रिलैक्स कर रहा था, तो एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी कि वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, उसको फिर कुछ टाइम रिकवरी का चाहिए होगा और जब वो उस रिकवरी पीरियड को गुजार लेगा तो फिर दोबारा से अपना काम स्टार्ट कर सकता है। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग वो जो है तो वो फैटिग कर गया है, वो अपना नॉर्मल काम नहीं परफॉर्म कर रहा है यानी कि कॉन्ट्रैक्शन का। तो यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है कि जो मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन की पावर है यानी मसल की वो रिड्यूस हो जाती है। वो मसल बहुत फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट कर सकता था, अब आप उसको ऑर्डर भी दे रहे हो लेकिन वो फैटिग में है, वो मूव नहीं कर सकता है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है। तो ये हमारे पास है मसल फैटिग। ऐसे क्यों हो जाता है, इसके लिए डिफरेंट रीजंस हैं। एक तो ये है कि आपकी जो मसल सेल्स हैं तो उनके पास एटीपी का लेवल डाउन होने लगे। अगर एटीपी का लेवल डाउन होने लगता है तो मसल्स फिर अपना जो नॉर्मल फंक्शन है यानी कॉन्ट्रैक्शन का फिर वो नहीं परफॉर्म कर रहे होते। जिस तरीके से हमने बात की कि मायोसिन का जो हेड है उसको मूव करवाने के लिए या जो क्रॉस ब्रिज बनाने के लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है, पावर स्ट्रोक को जनरेट करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है। और फिर हमने ये भी बात की कि जो क्रॉस ब्रिजेस हैं उनको हटने के लिए भी हमें एनर्जी चाहिए होती है। ये सारे काम तब हो रहे होते हैं जब एटीपी अवेलेबल होता है। मसल्स तब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जब एटीपी अवेलेबल होता है। तो अगर एटीपी नहीं है तो मसल्स नहीं कॉन्ट्रैक्ट करेगा। यहाँ पर हम कहते हैं कि सम टाइम ये हो जाता है कि थोड़ा बहुत अवेलेबल था एटीपी तो हमने उसको क्रॉस ब्रिज बना दिया, हमने उसको लिंक करवा दिया मायोसिन को एक्टिन के साथ, लेकिन फिर एटीपी खत्म हो गया तो क्या हो जाएगा, क्रॉस ब्रिज अपनी जगह पर ही रह जाएगा। तो इस चीज़ को हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्चर, मतलब कि वो जो एरिया है वो कॉन्ट्रैक्चर हो चुका है, वो मसल कॉन्ट्रैक्चर में चला गया है क्योंकि वहाँ के क्रॉस ब्रिजेस बन चुके थे लेकिन उसके पास एटीपी नहीं था तो इसलिए क्रॉस ब्रिजेस हटे नहीं, तो हमारे पास कॉन्ट्रैक्चर्स कहलाते हैं। इसके अलावा हम कहते हैं कि ग्लूकोज का लो लेवल, ठीक है, या कोई और हमारे पास जो एनर्जी रिच कंपाउंड्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं मसल सेल के पास, अगर वो कम होने लगे तो तब भी एटीपी की प्रोडक्शन नहीं हो सकेगी, तो इसलिए मसल फैटिग में जाना स्टार्ट कर देते हैं। तो हम कहते हैं कि अगर हमारे पास
ऑक्सीजन की सप्लाई कम होती है, ग्लूकोज अवेलेबल हो बट ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो तो हमारा जो ग्लूकोज है तो वो इनएरोबिकली टूटना स्टार्ट कर देता है। तो जब ये इनएरोबिकली टूटना स्टार्ट कर देता है तो हमारे जो मसल सेल्स है तो इनमें लैक्टिक एसिड की एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाती है। इंट्रासेल्युलर मीन के सेल के अंदर, जो मसल सेल के अंदर जो है लैक्टिक एसिड की एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाती है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जब ये लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट हो जाता है हमारे सेल के अंदर तो इसका क्या इफेक्ट होता है। तो जैसे ही एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है तो हमारा जो मसल है वो पेन का सिग्नल देना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि ये जो लैक्टिक एसिड की एक्यूमुलेशन है ये उस सेल के लिए डेंजरस है। कैसे डेंजरस है कि चूँकि लैक्टिक एसिड एक एसिड है तो एसिड की एक्यूमुलेशन की वजह से हाइड्रोजन आयन ज़्यादा हो सकते हैं मसल सेल के पास, तो उस वजह से पीएच ड्रॉप हो सकता है, एसिडिटी इंक्रीज हो सकती है। सेल का नॉर्मल पीएच अगर डिस्टर्ब हो जाता है तो वो जितने भी प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर्स हैं तो उनको वो डिस्टर्ब कर सकता है। अब देखिए हमारे पास प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर्स कौन से मौजूद है एक मसल सेल के पास, तो उसके एक्टिन है, मायोसिन है, इसके अलावा इंजाइम्स काम कर रहे हैं उस मसल सेल के अंदर, इसके अलावा मायोग्लोबिन पड़ा हुआ है जो कि इटसेल्फ प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर है। और भी हमारे पास डिफरेंट जो स्ट्रक्चर्स हैं वो प्रोटीन से बने हुए, जिस तरीके से हम बात करते हैं कि हमारे जो चैनल्स प्रोटीन्स हैं तो वो भी तो एक्चुअली प्रोटीन्स हैं जो कि ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं डिफरेंट आइंस की इनसाइड एंड आउटसाइड ट्रांसपोर्टेशन को कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो ये सारे जो प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर्स हैं तो ये डिस्टर्ब हो जाएंगे। क्यों डिस्टर्ब हो जाएंगे? क्योंकि लैक्टिक एसिड की वजह से पीएच डिस्टर्ब हो गया है। तो यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है कि जब पीएच डिस्टर्ब हो जाता है तो प्रोटीन से बने हुए स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो हमारे पास जो ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस है तो वो भी डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि जो हमारे पास जो चैनल्स प्रोटीन्स हैं तो उनका काम डिस्टर्ब हो जाता है। तो इस वजह से हमारे मसल सेल्स के पास आयोनिक इम्बैलेंस हो जाती है। तो ये हमारे पास लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेशन की वजह से जो डिफरेंट डिस्टर्बेंसेस हो रही थी उसको हमने स्टडी किया। तो फिर हम क्या करते हैं कि लैक्टिक एसिड को हम एक्यूमुलेट नहीं होने देते हैं, क्योंकि अगर ये एक्यूमुलेट करेगा तो सारी डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देगा, मसल सेल तो डैमेज हो जाएगा, लेकिन हमने उसको डैमेज नहीं करना है। तो जैसे ही लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट होने लगता है तो मसल फिर कॉन्टैक्ट नहीं करता, बल्कि वो अपने आप को रिलैक्स स्टेट में रखना चाहता है, ताकि जब वो रिलैक्स स्टेट में रहे, रिकवरी फेज में रहे, तो हमारी जो मसल सेल है उसके पास इंजाइम्स मौजूद रहेंगे और वो इंजाइम्स इस लैक्टिक एसिड को इसको डिग्रेड करना स्टार्ट कर देंगे। लैक्टिक एसिड की जो है तो वो डिग्रेडेशन स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन ये लैक्टिक एसिड तब डिग्रेड करेगा जब रिकवरी पीरियड होगा। आपने ऑब्जर्व भी किया है कि जब हमारे मसल्स एक्ट कर रहे होते हैं, मतलब मसल पेन कर रहे होते हैं, तो अगर हम उनको दबाते हैं तो हम पे बेटर फील कर रहे होते हैं। तो ये इसलिए होता है कि हमारा जो लैक्टिक एसिड है एक तो वो सेल से बाहर रिलीज होने लगता है, वो सेल से बाहर जाना स्टार्ट कर देता है, तो इसलिए हमारा जो पीएच लेवल है वो मेंटेन हो जाता है। और लैक्टिक एसिड को जब हम उस मसल को प्रेस करने लगते हैं तो कुछ हमारे पास एंजाइम एक्टिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से लैक्टिक एसिड फिर कन्वर्ट होने लगता है कुछ और केमिकल स्ट्रक्चर में, मतलब उसकी जो डिग्रेडेशन है तो वो तेज़ हो जाती है। जो हमारे पास एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन हमें चाहिए होती है लाजमी लैक्टिक एसिड को तोड़ने के लिए और रिकवरी पीरियड के दौरान में। अब यहाँ पे कहते हैं कि जब हमारे पास हम इंटेंस एक्सरसाइज करते हैं, मतलब बहुत हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं, अगर हम तेज़ कदमों के साथ किसी पॉइंट तक जाएंगे तो हम जल्दी तक जाएंगे। तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि अगर आप शॉर्ट पीरियड के लिए कोई इंटेंस एक्सरसाइज करते हो तो आप जल्दी तक जाते हो, ठीक है, आप जल्दी तक जाते हो, लेकिन आपका जो रिकवरी पीरियड है यानी मसल्स के रिलैक्सेशन का जो पीरियड है तो वो भी तेज़ होता है। तो ऐसे क्यों हो जाता है? तो यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि जब हम इंटेंस एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमने क्या किया है, ज़्यादा मोटर यूनिट्स को एक्टिव किया है। मोटर यूनिट्स के जो एक्सॉन टर्मिनल्स थे तो उनसे केमिकल्स रिलीज हुए थे जिसको हमने न्यूरोट्रांसमीटर्स कहा था। तो अब ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स है ये सारे के सारे रिलीज हुए हैं और हमारी जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उससे सारा का सारा कैल्शियम बाहर निकला हुआ है। तो हमने क्या करना है कि हमें ये जो मसल है इसको थोड़ा सा रिलैक्स भी करवाना है, इस कैल्शियम्स को दोबारा रिकम्युलेट करवाना है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, और हमने उन केमिकल्स को दोबारा भिजवाना है जो एक्सॉन टर्मिनल्स थे उनमें। तो अब हमारे पास क्या हो रहा है, वो मसल तो कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, उसको तो रिकवरी का टाइम ही नहीं मिल रहा है, उसको तो ये टाइम नहीं मिल रहा है कि जो केमिकल्स हैं वो एक्सॉन टर्मिनल में वापस चले जाए या
जो कैल्शियम है वो अपने सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वापस आ जाए, बल्कि हम तो कंटिन्यूसली उसको फायर करवा रहे हैं, उसको रिलीज़ करवा रहे हैं। तो इसलिए हमारे पास आयोनिक इम्बैलेंस की वजह से, मतलब कि उसके पास एटीपी मौजूद है, उसके पास ग्लूकोज मौजूद है, लेकिन उसके पास कौन सी चीज़ इम्बैलेंस हो गई है? आयंस। कौन से आयंस है? कैल्शियम और जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं तो उनकी इम्बैलेंस हो चुकी है, वो बाहर निकल चुके हैं, वो वापस आ नहीं रहे हैं। तो जब ये वापस आ जाएंगे अपने सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में और जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो अपने एक्सॉन टर्मिनल में वापस चले जाएंगे, तो दोबारा से ये मोटर यूनिट एक्टिव होने के काबिल हो जाएगा। तो इसका रिकवरी पीरियड इसलिए शॉर्ट है क्योंकि उसके पास तो एनर्जी डिप्लीटेड फॉर्म में नहीं है, बल्कि उसके पास तो आयंस की जो है तो वो इम्बैलेंस हो चुकी थी। तो अगर ये आयंस अपनी जगह पे वापस चले जाएंगे तो वो जल्दी दोबारा से एक्टिव हो सकता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जब इंटेंस एक्सरसाइज होती है तो उसके बाद हम फटीग फील कर रहे होते हैं, लेकिन अगर हम थोड़ा सा भी रिलैक्स करते हैं तो वो जल्दी ठीक हो जाते हैं। लेकिन इसके अगेंस्ट अगर हम कोई लो इंटेंसिटी का काम कर रहे होते हैं, मतलब कि हम ज़्यादा हैवी काम नहीं कर रहे हैं, तो उसमें अगर हम फटीग फील करेंगे उसके बाद भी हमारे मसल्स कंटिन्यूस यूज़ है, लेकिन कंटिन्यूस यूज़ में हैवी यूज़ नहीं है, तो उसमें फटीग होगा, लेकिन वो फटीग स्लोली होगा, ठीक है। लेकिन उसका जो रिकवरी पीरियड है फिर वो लॉन्ग होगा, हमें ज़्यादा टाइम चाहिए होगा उस मसल को अपनी नॉर्मल स्टेट को गेन करने में, हमें ज़्यादा टाइम चाहिए होता है। तो ये हमारे पास क्यों हो जाता है? ये इसलिए हो जाता है कि अगर लो इंटेंसिटी की एक्सरसाइज है तो उसमें तो आयोनिक इम्बैलेंस नहीं है, उसमें तो प्रॉपर टाइम मिल रहा है उस मसल को रिलैक्सेशन का, जो कैल्शियम रिलीज़ हो रहे हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वो तो वापस आ रहे हैं, वो तो रिकम्युलेट हो रहे हैं, और जो केमिकल्स रिलीज़ हो रहे थे न्यूरोट्रांसमीटर्स वगैरह, तो वो भी तो अपने एक्सॉन टर्मिनल में वापस आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्यों मसल दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहता है? क्योंकि जो हमारे पास एनर्जी है वो ख़त्म हो जाती है, मतलब कि ग्लूकोज ख़त्म हो जाता है, या जो हमने फास्फोकेरेटिन का पढ़ा, या कोई और हमारे पास जो एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स हैं उस मसल के पास, तो वो ख़त्म होने लगते हैं। तो ये तब तक अपने आप को रिकवरी पीरियड में रखेगा जब तक ये उस जो डेफिशिएंसी है, मतलब कि जो एटीपी वगैरह की डेफिशिएंसी है, तो जब तक ये उसको दोबारा से मेंटेन ना कर ले तो तब तक ये नहीं अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा। जिस तरीके से हम जब दिन भर काम कर लेते हैं तो रात का टाइम आता है तो हम बहुत ज़्यादा थकावट फील कर रहे होते हैं, तो उसके लिए फिर आपको प्रॉपर रेस्ट की ज़रूरत होती है। तो जब तक आप रेस्ट नहीं करोगे तो तब तक आप दोबारा से नहीं अपने मसल्स से काम ले सकते हो। आपने रात भर में रेस्ट किया है तो आपकी जो बॉडी है उसने इनफ अमाउंट में जो एनर्जी है उसकी प्रोडक्शन कर दी है, तो फिर आप जब सुबह उठते हैं तो सुबह आपके मसल्स फ्रेश होते हैं, क्योंकि उन्होंने एटीपी की एक्युमुलेशन बहुत हद तक अपने अंदर कर ली होती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि अगर आपने लो इंटेंसिटी एक्सरसाइज की है तो आपको ज़्यादा रेस्ट चाहिए होगा। तो ये उस रेस्ट के दौरान में, उस रिकवरी पीरियड में आप अपनी एनर्जी को दोबारा गेन कर लेते हो। तो ये हमारे पास है मसल फैटीग।